नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 89 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलिए, जो पहला सवाल है वो देखते हैं। वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी जगह पे, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, जहाँ पर भी हैं। कह रहा है कि ये जो इवेंट दिए गए हैं आपको, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, ये बताना है। गदर पार्टी की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ पैक्ट, पहले वर्ल्ड वार की शुरुआत। तो ये तो आपका 1914 में हुआ था, 14 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, है ना। और इन दोनों के बाद आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा। इतना तो मेरे को पता चल गया। गदर का स्थापना कब हुआ मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मैंने 4 3 2 निकाल लिया। ओके। हाँ, अब बात ये आती है कि गदर पार्टी की स्थापना लखनऊ पैक्ट और चंपारण सत्याग्रह के तो पहले ही हुई है। ठीक है, तो या तो 1 और 4 होगा, चाहे 4 और 1 होगा। क्लियर है। मगर 4 3 2 तो ऐसे होगा, तो 4 3 2 यहाँ पर है, 4 3 2 यहाँ पर, 4 3 2 यहाँ है, 4 3 ये नहीं है, तो आपने डी एलिमिनेट कर दिया, डी आपने काट दिया। अब मैंने कहा कि या तो 4 1 होगा या तो 1 4 होगा, या तो 4 1 होगा चाहे 1 4 होगा। तो आपका यहाँ पर सी खत्म हो गया। ठीक है, तो 4 3 2 की बात हो रही थी। 4 3 2 केवल यहाँ पर अब एक में बचा है। आपने 4 3 2 तो यहाँ पर काट दिया ना, ये तो 4 2 3 है, ये 4 2 3 है और ये 2 4 3 था। तो आपने बी और डी तो पहले ही काट दिया था। क्या आंसर आ गया? A1432 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आपको काफ़ी कुछ बातें पता नहीं होंगी तब भी आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। वैसे गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, 1913 में हुआ था। ठीक है, जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था। ठीक है, ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जिसने जैसे कि जिसको गांधी जी ने इंस्पायर किया था। लखनऊ पैक्ट 1916 में। यहाँ पे जो ये पैक्ट हुआ था वो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ था। जो लखनऊ सेशन है 1916 का, इसी सेशन में एक्सट्रीमिस्ट को भी कांग्रेस में इंक्लूड किया था। लखनऊ सेशन को प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, तो ये बातें हो गई। एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, जो बनी थी 1917 में, एक साल के बाद, लखनऊ के बाद 17 में बनी थी वो एनी बेसेंट। अगला सवाल है राज्यसभा के बारे में। कह रहा है कि संविधान ने क्या कोई टर्म फिक्स नहीं किया है राज्यसभा के लिए। आपको पता है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो ये 6 साल कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या हमारे संविधान में है कि क्या हमारे किसी एक्ट में है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद राज्यसभा का टर्म फिक्स नहीं किया है, वो पार्लियामेंट पर छोड़ा है कि पार्लियामेंट टर्म फिक्स कर देगा। अब पार्लियामेंट ने अपने इस पावर का यूज़ करते हुए एक कानून बनाया। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 वाला, इस एक्ट में ये बताया गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होगा। ओके, तो आपने यहाँ पर पहला सही कर दिया। अब देखो, स्टेट लेजिस्लेचर का, राज्य की विधानसभाओं का जो इलेक्टेड मेंबर होंगे ना, वो लोग राज्यसभा के मेंबर को चुन के भेजते हैं। तो सेकंड सही है। सभी यूनियन टेरेटरी का रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होता। अधिकांश जो यूटीज़ हैं उनका जनसंख्या इतना है ही नहीं कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए राज्यसभा में। दिल्ली, पौंडीचेरी, ये जो यूनियन टेरेटरी हैं इनको दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ से लोग चुन के राज्यसभा में जाएंगे। तो ऑल यहाँ पर गलत हो गया, तीसरा सन्नाटा। तो 1 और 2 करेक्ट है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल है सतनामी रिवोल्ट के बारे में। सतनामी रिवोल्ट हुआ था औरंगज़ेब के टाइम पे। तो ये एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट था जहाँ पर मुग़ल और जो लोकल पीजेंट है उसके बीच में लड़ाई हुई थी, कन्फ्लिक्ट हुआ था। हुआ क्या था कि औरंगज़ेब ने जो जजिया कर है उसको रिवाइव कर दिया था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो एक सतनामी संत की हत्या कर दी गई थी।
एक मुगल सोल्जर ने एक सतनामी संत की हत्या कर दी, सतनामी ने सोल्जर को मार दिया रिवेंज में, बदले में। ठीक है, अब जो मुगल सोल्जर है उनको भेज दिया गया कि जाओ उसको सबक सिखा के आओ। तो उसी के बाद जो सतनामी रिवोल्ट है वो हुआ। तो पहला करेक्ट है। सतनामी एक धार्मिक बॉडी था जिसमें पीजेंट, आर्टिशन, लो कास्ट पीपल ये सब आते हैं। तो दूसरा भी करेक्ट है, सी बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अभी सतनामी जो रिबेलियन था वो न्यूज़ में था, इसीलिए हमने इस चीज़ को कवर किया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन रजिस्टर्ड हो सकता है एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? हेज फंड, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी फंड एंड रीइंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कहाँ से? सेबी से। जो सेबी है ना, सेबी से सर्टिफिकेट चाहिए होगा ताकि वे सिक्योरिटीज़ में डील कर सकें, सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री कर सकें। ठीक है, अब सबको नहीं मिल जाता। जो सेबी है उस एप्लीकेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखेगा, प्रोफेशनल कंपिटेंस देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा, ये सब देखने के बाद उसको दर्जा देगा, उसको रजिस्टर करेगा। तो हेज फंड, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी फंड, रीइंश्योरेंस कंपनी ये सभी रजिस्टर हो सकती हैं एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बातें हो गई। इनके अलावा जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, बैंक हैं, म्यूचुअल फंड हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है, ये सभी हो सकते हैं रजिस्टर एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक आसान सा सवाल है आपके लिए पॉलिटी का। जो राइट टू एजुकेशन है इसको इंसर्ट किया गया है कौन से फंडामेंटल राइट में? राइट टू फ्रीडम। अच्छा ये बताओ, राइट टू एजुकेशन कौन सा है? आर्टिकल 21A है, यही है ना बाबू। तो राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो आपका यहाँ पर राइट टू फ्रीडम जो है वहाँ पर दिया गया है, राइट टू फ्रीडम जो है ना वहाँ पे। तो पहला जो है वो करेक्ट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।